हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पदार्थ से संबंधित। पदार्थ पदार्थ यानी मैटर, है ना। मैटर का पूरा विस्तृत जानकारी है। पदार्थ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किन बंध के द्वारा आपस में बंधे होते हैं, पदार्थ के अंदर बीच का सघन भाग क्या होता है, उसके अंदर जो बीच का भाग है उसका नाम क्या है, किसने नाम दिया, और उस सघन भाग में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आज लेना है तो चैनल पे बने रहिए दोस्तों, लेफ्ट मत करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नई जानकारी अपने पास आती रहती है और हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, अब रेगुलर क्लास रहेगी तो आप लोग बिल्कुल देखते रहिए, है ना। जो ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं तो वो ऑनलाइन का उपयोग करके काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, है ना। सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जो जैसे ऑफलाइन आप देख लेते हैं, कहीं कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपने पढ़ाई किया, उसके बाद थोड़ा सा क्या होता है कि मैटर अपना दिमाग से जाने लगता है, तो अपन वीडियो देख करके क्या कर पाते हैं कि काफ़ी वो याददाश्त जो है हमारी बनी रहती है लगातार। ठीक, अब ये पदार्थ क्या होता है, देखिए ये भी हमारे पास है ना एक पदार्थ, इसको दबाते हैं ना तो ये दबता भी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर बल लगाएंगे तभी जा करके ये दबेगा, है ना। एक पानी है वो भी आपका पदार्थ, एक गैस है वो भी आपका पदार्थ। तो देखिएगा पदार्थ, अब इसका कुछ ना कुछ वजन है दोस्तों, क्या है, इसका भी कुछ ना कुछ वजन है, और ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्थान घेर रहा, यानी पदार्थ ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु है ना, जिसका जिसका वजन होता है, क्या होता है, जिसका वजन होता है, साथ में वह स्थान घेरती है। क्या करती है, स्थान घेरती, वो क्या कहलाती है भाई, वो कहलाती है पदार्थ यानी मैटर, है ना। बिल्कुल सही बात है कि वो उसमें वेट तो होगा ही, भार होगा ही, है ना, और थोड़ा बहुत एरिया भी वो कैप्चर करेगी, बड़ी वस्तु है तो बड़ा एरिया कैप्चर करेगी। अब पदार्थ को जब वर्गीकृत किया गया तो पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। वर्गीकरण जब किया गया, क्लासिफिकेशन जब किया गया दोस्तों, तो इसको 3 भागों, वैसे आजकल 5 भाग बना दिए गए हैं, लेकिन अभी 3 भाग का ही जिक्र अपने बुक्स में होता है ना। पहला है ठोस, पहला क्या है, ठोस है यानी सॉलिड। दूसरा है द्रव्य यानी कि लिक्विड, और तीसरा है आपका गैस, है ना, तीसरा है गैस, और चौथा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और पांचवी जो अवस्था है वो है प्लाज्मा अवस्था। क्या है, प्लाज्मा अवस्था। आज अपन ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे। कल अपन नेक्स्ट वीडियो में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो वह पदार्थ क्या है, पदार्थ ऐसी वस्तु है जिसका वजन है, जो स्थान घेरती है, वो मैटर कहलाती है। इसको 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है, एक है आपका ठोस, एक है आपका द्रव, एक है आपका गैस। अब जानते हैं कि ठोस क्या है, द्रव्य क्या है और गैस क्या। यदि आप दोस्तों मान लीजिए एक कॉपर धातु आप लेते हैं, और उस कॉपर धातु को यदि आप जूम करके देखते हैं तो उसमें एक संरचना दिखाई देगी, है ना, एक संरचना दिखाई देगी कुछ इस तरह से। या आप पानी लेते हैं, उसमें भी एक संरचना दिखाई देगी, गैस है उसमें भी संरचना दिखाई देती। तो मान लीजिए हम लेते हैं एक ठोस वस्तु को यानी कॉपर को, तो उसमें क्या होगा, इस तरह से छोटे छोटे कण बनेंगे। ये कण मिल करके उस ठोस का निर्माण कर रहे हैं, बात समझिएगा। ये कण क्या कर रहे हैं, उस ठोस का निर्माण कर रहे हैं। देखिए ये छोटे छोटे कण एक बड़े कण में रूप ले रहा है ना, बिल्कुल समझ रहे होंगे बात को। अब ये हमारा क्या हो गया, ठोस हो गया। ठीक, ये है हमारा क्या, ठोस यानी सॉलिड। अब यहाँ पर देखिए हम द्रव्य का लेते हैं, इसमें जो कण है वो थोड़ा सा दूर दूर है ना, और आपस में बंधे नहीं है, तो
कहना चाहिए कि इनके बीच थोड़ा सा गैप है ना। और ये है हमारा द्रव यानी लिक्विड। अब बात करते हैं गैस की। अब गैस में देखिएगा ये जो छोटे छोटे कण हैं वो बहुत दूर हैं, स्वतंत्र है ना, बहुत ही ज़्यादा दूर है, स्वतंत्र अवस्था में इधर उधर गमन करते रहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिसके अणु पास पास होते हैं, क्या होते हैं, पास पास होते हैं, हाँ, उनके बीच, यहाँ पर देखो कोई गैप नहीं, इनके बीच गैप है, इनके बीच तो बहुत ज़्यादा गैप है, मगर इनके बीच कोई भी गैप नहीं है, उनके बीच किसी भी प्रकार का गैप नहीं होता, है ना, गैप नहीं होता। समझ रहे हैं बात को। ठोस क्या है, जिसके अणु बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच किसी भी प्रकार का गैप नहीं होता, किसी भी प्रकार का रिक्त स्थान नहीं होता, और ये अणु आपस में अंतराण्विक बल के द्वारा, किसके द्वारा, अंतराण्विक बल के द्वारा बंधे होते हैं। क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठोस के अणु हमेशा पास पास होते हैं, साथ में उनके बीच किसी भी प्रकार का गैप नहीं होता, और वे आपस में जो बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं उस बॉन्ड को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर या अंतराण्विक फोर्स। ठीक है। इसके बाद द्रव्य की बात करते हैं। इसके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और, इसकी आकृति है ना निश्चित होती, क्या होती है, निश्चित। देखिए ये है ना, ये निश्चित है, ये ऐसे दिख रहा है ना, ये ढक्कन है, ये सॉलिड है, ये इसकी भी आकृति निश्चित है। इसके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, है ना। इसमें मतलब इसमें किसी भी प्रकार का रिक्त स्थान नहीं सॉरी, इसमें किसी भी प्रकार का नहीं, ये नहीं लिख सकते, इस थोड़ा दूर दूर होते हैं, साथ ही अणु में गैप पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। हाँ, और ये इनकी आकृति जो होती है, आकृति जिस रूप में या शेप में हम रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। ये कौन है भाई, लिक्विड। जैसे पानी है, उसको गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार ले लेता है, बॉटल में रखेंगे तो वो बॉटल का आकार ले लेगा, है ना, क्योंकि इसके अणु दूर दूर होते हैं। ठीक, ये बात हो गई। अब आती है गैस की बात। गैस क्या होता है, इसके अणु स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, है ना, वो इधर से उधर आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं। इसीलिए इनको क्या है, किसी वस्तु में स्टोर किया जाता है, स्टोर किया जाता है ना। ये ध्यान रखिएगा, इनका आकार निश्चित नहीं होता, इनका आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये गैस की बात हो गई, यानी ठोस जिनके अणु पास पास होते हैं उनके बीच बिल्कुल गैप नहीं होता, रिक्त स्थान नहीं होता, वो ठोस है, इनका आकार निश्चित होता। साथ में द्रव्य क्या है, जिनके अणु थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, ठीक है, और उनके बीच गैप भी होता है, रिक्त स्थान भी होता है, और आकृति हम जिस रूप में डालते हैं उसी रूप में वो बदल जाती है। गैस के अणु काफ़ी स्वतंत्र होते हैं। हाँ, वो मतलब कि इनको हम कहना चाहिए कि कहीं भी रूप नहीं बनाया जा सकता, इनको किसी, जैसे टंकी है, उस टंकी में आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ठोस, द्रव्य और गैस की बात हो गई। इसके बाद अपने को जानना है कि भाई जैसे हमारा शरीर बहुत सारे सेल्स से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, सेल से, है ना। अब इन्हीं सेलों में आप देखते होंगे क्या पाया जाता है, एक मतलब नाभिक पाया जाता है, कहना चाहिए न्यूक्लियस पाया जाता है ना। कुछ इस तरह से उसकी संरचना होती है मनुष्य के शरीर की। ठीक है, बिल्कुल आपने देखा होगा।
है ना। अब मैं समझा रहा हूँ, आप बोल रहे होंगे कि इस फिजिक्स की क्लास में बायोलॉजी कहाँ से आ गई। तो चूंकि दोनों का, अब यहाँ पर एक ये देखिए एक सेल्स है, ये एक सेल है, और यहाँ पर एक छोटा सा नाभिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? नाभिक, यानी न्यूक्लियस। ठीक। अब नाभिक के चारों ओर बहुत सारी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, राइबोसोम, क्रोमोसोम, ये सब पाए जाते हैं। ये सब क्या करते हैं, ये नाभिक क्या है, इन सब से काम करवाता है ना। इन सभी से क्या करवाता है, काम करवाता है कि भाई यहाँ बगल वाली ये सेल्स है वो खत्म हो गई है, तो तुम सब जाओ इसका निर्माण करो। ऐसे करके इनका निर्माण होता जाता है। उसी प्रकार से जो पदार्थ है उसको जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारा जो पदार्थ है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि उस पदार्थ में भी एक सघन भाग, एक छोटा सा भाग है ना, उसको हम नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। और इसके बीच में एक धनात्मक पार्टिकल्स है, चार्ज, धनात्मक चार्ज वाला, और एक ऐसा है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं। समझने हैं बात को? ठीक है। इसके बाद इसके चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर एक ऋणात्मक चार्ज चक्कर लगाता है। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। एक में मतलब कहना चाहिए नाभिक के अंदर, प्रश्न भी आता है नाभिक के अंदर कौन सा चार्ज पाया जाता है, तो आप लगाइएगा कि नाभिक के अंदर चार्ज जो होता है धनात्मक होता है, और नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको हम ऋण आवेश कहते हैं। बात समझिएगा। अब क्या है, जो ये धनात्मक वाला है इसको बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं प्रोटॉन। जो नो चार्ज वाला है इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रल, क्या है ये? न्यूट्रॉन, है ना। ये एक माइनस चार्ज वाला जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ गए? इलेक्ट्रॉन। ठीक। और विद्युत धारा जो होती है ना दोस्तों, उसका प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही होता है, विद्युत धारा का प्रवाह। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये क्या है? नाभिक। ये क्या है? प्रोटॉन। ये प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन, और ये है इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और जो चक्कर लगा रहा है उसको बोल दिए हमने इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन में हमेशा धनात्मक चार्ज होता है, प्रोटॉन में हमेशा धनात्मक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता। समझ गए होंगे बात को? बहुत बढ़िया। अब देखिए इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये बने, है ना। तो क्या हुआ कि एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, रदरफोर्ड उनका नाम था। नाम सुने होंगे आप, रदरफोर्ड। ये मतलब कहना चाहिए कि इन्होंने ही इसके बारे में थोड़ा सा समझा, लेकिन ये चाह लेते तो अदर लोगों को आने की ज़रूरत ही नहीं होती। इन्होंने थोड़ी सी चीज़ देखी, उसका नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया, बस हो गया। इतना चीज़ें हुई। अब समझते हैं क्या हुआ। उन्होंने देखा कि भाई एक सघन भाग है, यानी ये नाभिक। अरे वाह। उन्होंने नाभिक को देखा तो ये समझ गए कि ये कोई एक बीच का जो भाग है जो होल है, मतलब एक प्रकार से होलो है पूरी तरह से। इसका एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया था दोस्तों। एक कहना चाहिए कि इस तरह से एक ट्यूब लिए थे और यहाँ पर सोने की परत उन्होंने लगाई थी, और यहाँ से उन्होंने रे भेजा था, है ना। तो कुछ रे वापिस आ गई थी, कुछ रे इधर बदल गई थी। तो इसी दौरान उन्हें समझ में आया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो इस किरण को वापिस भेज दे रहा है ना। या तो यहाँ पर धनात्मक आवेश है, यदि हम यहाँ से ऋणात्मक वाली किरणें भेज रहे हैं, समझना, या धनात्मक किरणें भेज रहे हैं, तो ये धनात्मक इसको वापस भेज दे रहा है, मतलब इसके अंदर धनात्मक पार्टिकल होगा। इतना उन्होंने समझा तो इन्होंने उसको नाभिक बताया कि ये नाभिक है। तो रदरफोर्ड का नाम आ गया। हालांकि और इसमें धनात्मक चार्ज है, यानी कि ये कोई एक प्रोटॉन है। ठीक है ना, प्रोटॉन है, तो इन्होंने, इनका नाम पड़ गया कि प्रोटॉन का नाम रखा। ये जो पी है ना, पॉजिटिव है, यानी इसका नाम इन्होंने रखा था, प्रोटॉन का नाम इन्होंने रदरफोर्ड ने रखा। तो ये तो वैज्ञानिक हो गए, वाह। अब इसमें कितना चार्ज है, कैसा है, इसकी जानकारी
गोल्डस्टीन, अब दूसरे वैज्ञानिक जो आए, गोल्डस्टीन है ना। अच्छा, ये भी कभी आते हैं, ये दोनों है प्रोटॉन से संबंधित। गोल्डस्टीन ने कहा कि अच्छा भाई बढ़िया है, ये नाभिक है, इस नाभिक के धनात्मक पार्टिकल, इन्होंने इसके बारे में पूरा बता दिया कि भाई साहब इसमें कितना चार्ज है, पूरी खोज उन्होंने प्रोटॉन के बारे में कर दी। तो प्रोटॉन के जो खोज करता थे ना, खोज करता आज पूरी तरह से फर्स्ट टाइम नाम तो इन्होंने रदरफोर्ड ने दिया था। नाम यदि प्रश्न आता है प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, तो रदरफोर्ड ने, और उसकी खोज कौन की अच्छे से, तो गोल्डस्टीन ने। ठीक है। दूसरा है, इतना गोल्डस्टीन भी करके वो भी चले गए, अपना नाम रोशन कर लिया एक प्रकार से कहना चाहिए। इसके बाद जो आए वो आ गए आपके एक और महान वैज्ञानिक कहना चाहिए, न्यूट्रॉन के जो जिन्होंने खोज किया था, न्यूट्रॉन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चैडविक। कौन थे? चैडविक। अब इन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ पे धनात्मक है, इन्होंने खोज करते करते इन्हें बगल में कुछ मिला, बोले इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये गए इन लोगों के पास, बोले भाई साहब आपने धनात्मक वाला तो देखा है, लेकिन ये बगल में कौन, इसमें तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने बोला चलो आज से मैं क्या हो गया, वैज्ञानिक हो गया, यानी इसका मैं नाम दे रहा हूँ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने किया। समझ गए। इसके बाद एक और आ गए महान वैज्ञानिक जिसको थॉमसन बोलते थे, जे थॉमसन। ठीक है। अब थॉमसन जी ने क्या देखा, बोला सही है यार, लेकिन उन्होंने देखा अरे भाई ये ऊपर की ओर कौन चक्कर कौन लगा रहा है ना, सैटेलाइट की तरह। तो उन्होंने कहा कि ये भी कुछ ना कुछ है, और उन्होंने इसमें देखा कि माइनस चार्ज है, यानी कि कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। इसको याद करने का ट्रिक है PEN और RTC, है ना। प्रोटॉन की रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन, है ना, और न्यूट्रॉन की चैडविक, ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कल फिर अपन इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।